So let's get started. Today's session we'll be talking about managing relationships. रिश्तों को हम कैसे निभा सकते हैं. सबसे पहले मैं आपसे चार सवाल पूछना चाहूँगी जो आप अपने आप सोचेंगे और कहीं पे जॉट डाउन करना चाहते हैं जॉट डाउन कर लीजिए, या अपने दिमाग में ही सोच के रखना चाहते हैं तो सोच लीजिए कि वो What are the relationships that bring you happiness? वो कौन से ऐसे रिश्ते हैं जो आपको खुशी देते हैं? And what is it about those relationships that make you feel good? उन relationships में, उन रिश्तों में ऐसा क्या है जो आपको अच्छा महसूस कराता है? Then वो कौन से रिश्ते ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल drained और stressful महसूस कराते हैं? What are those relationships that makes you feel drained and stressful? और वो ऐसा आपको क्यों महसूस कराते हैं? Why do these relationships make you feel like that? इस सब को समझने के लिए हमें रिश्तों को समझना बहुत ज़रूरी है. अब रिश्तों को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगी. 3, 4, 5 of healthy relationships. Now what is 3, 4, 5 of healthy relationships, you are going to ask. 3 is the 3 pillars of healthy relationships. 4 are the habits of relationship, and 5 are the mistakes that you should never ever make in a relationship. अगर आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड फील करते हैं, आप हैप्पी फील करते हैं, आप सिक्योर फील करते हैं, वो इसलिए है बिकॉज आपके रिलेशनशिप्स अंडरस्टैंडिंग है, लविंग है, केयरिंग है. आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करती है कि आपके रिश्ते कैसे हैं, उनकी क्वालिटी क्या है. 40% अगर हम कहते हैं कि हमारी खुशी जो है वो हमारी डेली लाइफ पे बेस्ड है, तो उसमें हमारे रिश्ते कैसे निभ रहे हैं उस पे भी हमारी खुशी निर्भर होती है. तो चलिए हम समझते हैं कि रिश्ते हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं. इसलिए ज़रूरी हैं बिकॉज अच्छे रिश्ते निभते हैं तो हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है, हमारे डिप्रेशन में जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और इफ़ वी आर हर्ड, वैल्यूड एंड वी हैव अ सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम विच इज़ बूस्टेड बाय द रिलेशनशिप्स, तो हम अपना 100% ज़िंदगी में दे सकते हैं. सो ये सब के लिए हमारे हेल्दी रिलेशनशिप्स ज़रूरी होते हैं. अब अगर आपने सुना होगा, कई बारी लोग कहते हैं वी हैव टॉक्सिक रिलेशनशिप्स. नाउ व्हाट इज द वर्ड टॉक्सिक मीनिंग? पॉइजनस, बैड. नाउ दिस टर्म कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टॉक्सिकस विच मीन्स पॉइजनड. ग्रीक में ये वर्ड टॉक्सिकन है जिसका मतलब है पॉइजनड ऑन द एरो. जैसे मैंने आपको बताया 3, 4, 5 आपको रिलेशनशिप को हेल्दी रखने में याद रखने हैं. 3 क्या है? 3 पिलर्स ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप्स. अब 3 पिलर्स के लिए मैं आपको 3 सवाल और दूंगी. रिस्पेक्ट पहला पॉइंट है, पहला पिलर. क्या आप अपने रिलेशन को रिस्पेक्ट देते हैं? दूसरा, ट्रस्ट. क्या जिस रिलेशनशिप के बारे में आप सोच रहे हैं उसमें आप मानसिक तौर पे सेफ महसूस करते हैं? तीसरा, अफेक्शन. अफेक्शन, पॉजिटिव इमोशनल स्ट्रोक आपको महसूस होता है. जैसे एक माँ एक बच्चे को इमोशनली पॉजिटिव स्ट्रोक देती है, सेल्फलेस लव का सहलाती है, क्या उस तरीके से आपको ये रिलेशन महसूस होता है? रिलेशनशिप्स में बहुत कैटेगरीज होती हैं. It could be a relation of a husband-wife, it could be an employee-boss, it could be a relation with your relatives, with your friends, it could be even the relationship between your neighbors, people living in the society. So, हर एक तरीके से हम अपने ज़िंदगी में रिलेशंस निभा रहे होते हैं. अब 2 तरीके हैं जो मेजरली आप इस्तेमाल करते हैं अपने रिलेशंस निभाने में. जो रिलेशंस आपको नहीं पसंद आते हैं, जो आपको ड्रेन्ड आउट करते हैं, स्ट्रेसफुल लगते हैं, उनको आप मैनेज करना सीखते हैं. जो रिलेशनशिप्स आपको खुशी देते हैं उनको आप मेंटेन करना सीखते हैं. अब जैसे इस ग्रुप में साक्षी गोयल के थ्रू मैंने आपसे एक क्वेश्चनर शेयर किया 12 क्वेश्चंस का. आई सपोज आपने वो क्वेश्चंस कर लिए होंगे. अगर आपने नहीं किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप इस सेशन के बाद कर लीजिएगा.
मैं आपको वो क्वेश्चनर समझा देती हूँ। वो सेल्फ एनालिसिस है रिलेशनशिप्स का। फर्स्ट टू सिक्स्थ क्वेश्चन अगर आपने आंसर किया है, 4 ऑप्शंस थे, ऑलमोस्ट, ऑफन, समटाइम्स एंड नेवर। अगर आपके फर्स्ट 6 क्वेश्चंस में आपने ऑलवेज आंसर किया है तो आप अपने आप को 1 पॉइंट देंगे। अगर आपने ऑफन किया है तो आप अपने आप को 2 पॉइंट्स देंगे। अगर आपने समटाइम्स किया है अपने आप को 3 पॉइंट्स देंगे, और अगर आपने नेवर किया है तो अपने आप को 4 पॉइंट्स देंगे। फ्रॉम क्वेश्चन 7 टू क्वेश्चन 12 अगर आपने इनको आंसर किया है ऑलवेज तो अपने आप को आप 4 पॉइंट्स देंगे, और अगर आपने ऑफन इसमें किया है तो 3 पॉइंट्स देंगे, समटाइम्स किया है तो 2 पॉइंट्स देंगे, और अगर नेवर किया है तो 1 पॉइंट देंगे। अब जब अगर आपने अपने टोटल कर लिया है कैलकुलेट, अगर आपका टोटल 37 टू 40 में आ रहा है तो इसका मतलब आपके हेल्दी रिलेशन हैं। आपको उसमें सिर्फ अपने रिलेशंस को अच्छे से मेंटेन करना है। अगर आपका स्कोर 25 टू 36 है तो दैट मीन्स कि इसमें कुछ रिलेशंस हैं जो ड्रेनिंग है और आपके लिए अनहेल्दी हैं। अब उन रिलेशंस में आपको स्पेल आउट करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा वो चीज़ें जो आपको पसंद हैं और जो चीज़ें आपको नहीं पसंद हैं। एंड अगर आपका स्कोर 12 टू 24 है तो इसका मतलब आपके रिलेशंस आपको कहीं ना कहीं वार्निंग साइंस दे रहे हैं। अब लेट मी टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द ब्रेन। आपको एक ब्रीफ देती हूँ। एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक अनकॉन्शियस माइंड होता है और एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड हमारे कंट्रोल में होता है, अनकॉन्शियस माइंड कुछ हद तक हमारे कंट्रोल में होता है, और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हम जानते ही नहीं है कि वो एक टेप रिकॉर्डर की तरह है जिसमें हमारे पास्ट मेमोरीज होते हैं ऑफ दिस लाइफ ऑल्सो एंड ऑफ आवर पास्ट लाइफ ऑल्सो। इसलिए जब भी कभी हमें लाइफ में प्रॉब्लम आती है जो कि इतने हद तक होती है कि हम मैनेज नहीं कर पाते, तो हम हिप्नोथेरेपिस्ट को विजिट करते हैं जो हमें पास्ट रिग्रेशन में ले जाके वो प्रॉब्लम के मेमोरी तक जाता है और सॉर्ट आउट करता है ताकि हम अपनी लाइफ नॉर्मल और बेटर जी सकें। चलिए ये टॉपिक हम बाद में किसी टाइम डिस्कस करेंगे। अभी लेट्स कम बैक टू आवर ओरिजिनल टॉपिक वेयर आई सेड 3, 4, 5 अगर आप समझ जाएं हेल्दी रिलेशनशिप्स के तो आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे से मेंटेन हो सकते हैं। 3 I already discussed with you, telling you the 3 pillars of relationships. Now I will share with you the 4 habits that you have to be careful about. Habit क्या होता है? It is an unconscious pattern जो हमारा चल रहा होता है without realizing also we are continuing with those patterns. So कहीं ना कहीं वो हमारा thought process होता है in the mind जो हमारी body feel करती है और फिर वो हमारे behavior में, हमारे actions में आती है। So वो 4 habits क्या हैं जिनका हमें ध्यान रखना है in maintaining good relations. पहली habit, we have to get over the addiction of being right. हमें क्या होता है, हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को कहें कि एक आर्ग्यूमेंट करें और अपना पॉइंट पुट फोर्थ करें और हम उसको जीत के दिखाएं। Negative argument is harmful for a relationship which one should avoid. Argument में क्या होता है, मज़ा बहुत आता है because excitement की वजह से adrenal rush होता है, और जब हम एक argument जीतते हैं तो एक केमिकल है डोपामाइन जो रिलीज होता है जब हमारा टास्क कंप्लीट हो जाता है, तो उसकी वजह से हमें एक खुशी मिलती है। बट उसको हमें ये समझना है कि ये टेम्पररी खुशी की वजह से क्या होता है, हमारा रिलेशनशिप गेट्स अफेक्टेड। सो इन द लॉन्ग टर्म अगर हमने अपने आप को बेनिफिशियल बनाना है इन दोज रिलेशनशिप्स तो हमें ऑक्सीटोसिन पे कॉन्सेंट्रेट करना है विच इज अ मैजिक हार्मोन विच बिलीव्स इन ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन। दूसरा हैबिट जो हमने इनकलकेट करना है इज टू लिसन टू अदर्स। अब आप सब कहेंगे हम तो लिसन करते हैं, हम तो सुनते हैं जो बाकी कह रहे होते हैं।
Actually, 95% of the times we people are in the habit of listening. We are just doing it like as a monotonous thing कि हमने सुनना है तो हम सुन रहे हैं, but actually हम नहीं सुन रहे होते हैं. जिस टाइम कोई हमें कुछ सुना रहा होता है, हम अपने मन में उसका आंसर तैयार कर रहे होते हैं कि हमने उसको इस चीज का क्या जवाब देना है. This is not listening. Listening is either you listen with a good mind or you listen with a open heart. And open mind क्या होगा? जिसमें आप दूसरे का नजरिया भी देखेंगे. हर चीज के कई पहलू हो सकते हैं. हो सकता है आपने जो पहलू देखा है वो दूसरा बंदा नहीं देख पा रहा, उसने किसी और तरीके से देखा है. तो चलिए उसका नजरिया भी सुन लीजिए. That is like listening with an open mind. But listening with an open heart is like you empathize with the person. आप फील कर रहे होते हैं वो दूसरा बंदा क्या बोल रहा है. आप compassionately सुन रहे होते हैं जो दूसरा बंदा बोल रहा है. Another thing, third habit that I would like to share with you is that invest into your emotional bank balance. अब invest into your emotional bank balance का क्या मतलब है? जैसे आप बैंक में जाते हैं, आप दो चीज़ें करते हैं. आप डिपॉजिट करते हैं, आप विड्रॉ करते हैं. ऐसे ही या इमोशनल बैंक बैलेंस में भी आपने यही करना है. आपने डिपॉजिट करना है और आपने विड्रॉ करना है. अब आप डिपॉजिट क्या करते हैं? आप डिपॉजिट एप्रिसिएशन करते हैं. आप डिपॉजिट अपने प्रायोरिटीज दूसरों को बनाते हैं, वो डिपॉजिट करते हैं. आप अपना टाइम देते हैं, अपनी एनर्जी लगाते हैं, और जहां आप गलती करते हैं आप अपोलोजाइज भी करते हैं. और विड्रॉ क्या करते हैं? कभी कभी आप प्रायोरिटी अपने आप को देते हैं, अपने पे टाइम इन्वेस्ट करते हैं और आप उसके लिए गिल्ट फील नहीं करते. अगर आप हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका ये रेशियो ऑफ विड्रॉल एंड डिपॉजिट हैज़ टू बी 5:1. आप 5 बारी डिपॉजिट करेंगे तो आप 1 बारी विड्रॉ करेंगे फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप. Okay, now the fourth habit that I would like to share with you is that रिचुअल एक बनाना है जो आपको दूसरों से कनेक्ट करने में हेल्प करेगा. रिचुअल क्या होते हैं? एक कांस्टेंट बिहेवियर जो आप लगातार करते हैं, एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो आप लगातार करते हैं. रिचुअल्स इन रिलेशनशिप्स क्या होंगे? अगर आप एक फैमिली हैं, आप इकट्ठे हमेशा बैठ के अपने सारे मील्स खाते हैं. अगर आप रिलेटिव्स के साथ रिचुअल मेंटेन करते हैं तो आप अपने रिलेटिव्स के साथ सब फेस्टिवल्स इकट्ठे मनाते हैं. और अगर आप वेकेशन पे जाते हैं तो अपनी फैमिली या अपने रिलेटिव्स के साथ जाते हैं. दीज आर दी रिचुअल्स दैट यू मेंटेन फॉर गुड एंड हेल्दी रिलेशनशिप्स. अभी मैं आपके साथ थोड़े इंस्टेंसेस शेयर करना चाहूँगी ऑफ रिलेशनशिप. एक हम एग्जांपल लेते हैं. अगर आपने कैलिफोर्निया एरिया देखा हुआ है या सबने सुना ही हुआ उसके बारे में, वहाँ पे टॉर्नेडोज बहुत आते हैं. सो ऐसे ही एक टॉर्नेडो एक कैलिफोर्निया के एरिया में आया और वहाँ पे एक व्यक्ति था, एक उसकी पूरी नेबरहुड जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई वो टॉर्नेडो में. थैंकफुली किसी को चोट नहीं लगी, बट वो उस शॉक के अंदर थे कि उन्होंने सब कुछ उसमें गंवा दिया. जब उसके कोलीग्स और उसके बॉस को पता लगा तो सब कोलीग्स ने उसको फ़ोन किया, बॉस ने भी उसको फ़ोन किया और उसको तसल्ली दी. कोलीग्स ने कहा तू फिक्र मत कर, जब तक तू ज्वाइन नहीं करता काम को हम तेरा काम देख लेंगे, तू उधर कंसंट्रेट कर बिकॉज अभी तेरी वहाँ पे ज़रूरत है. बॉस ने उसको सांत्वना दिया ये बोल के कि तू टेंशन मत ले, जब तक तेरा घर नहीं बनता मैं होटल में तुझे और तेरी फैमिली को ठहराने का इंतज़ाम कर देता हूँ. उसके साथ बॉस ने और कोलीग्स ने सब ने इकट्ठा मिलके पैसे इकट्ठे किए उसको देने के लिए. This is a very, very positive working environment and an ideal working environment. और अगर इस जैसी सिचुएशन में एक एम्प्लॉय होता है तो वो क्यों नहीं अपना 100% उस कंपनी को देगा, बिकॉज उसे पता है कि उसकी कंपनी, उसके एम्प्लॉयज, उसका बॉस, उसकी एक्सटेंडेड फैमिली जैसे हैं जो उसका ख्याल रखेंगे जब भी उसे ज़रूरत होगी.
दूसरी तरफ मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, ऐसे ही लाइक कंपनी का, जहाँ पे बॉस है, एम्प्लॉई है। एम्प्लॉई बॉस से कहता है मेरा लाइक हर फ्राइडे 5 बजे अपने लाइक डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है और मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। तो बॉस कहता है हाँ हाँ ज़रूर चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। जब फ्राइडे आता है तो मीटिंग होती है, मीटिंग में बॉस भी बिजी होता है, सब एम्प्लॉयज़ भी बिजी होते हैं। ऑल ऑफ अ सडन मीटिंग के बीच में बॉस उठता है और कहता है मुझे ज़रूरी काम है, और चला जाता है। और वो एम्प्लॉय निकल नहीं सकता, वो उधर फंस जाता है। वो बल्कि एम्प्लॉय को बोल के जाता है तुम मीटिंग को हैंडल कर लो। अब ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉय क्या करे? अब ऐसी सिचुएशन में एक तो अपना लाइक सिचुएशन पक्का करने के लिए उसे फ्राइडे सुबह बॉस के टेबल पे एक एप्लीकेशन लेटर रख देनी चाहिए कि मुझे आज लाइक 5 बजे निकलना है, मेरी ज़रूरी मीटिंग या अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ। दूसरा, देयर इज अ स्केल में एक एंड में एग्रेशन होता है, दूसरे एंड में माइल्ड होता है। अग्रेशन होता है कि हम धड़ल्लेदार होके दूसरे बंदे के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें और उसमें लाइक हम अब उसको किसी तरह गुस्से से लाइक जिद से या लाइक अपना जोर जबरदस्ती करके मनवा लें, बट रिस्पेक्ट फैक्टर नहीं होता। दूसरी ओर माइल्ड सिचुएशन में ये होता है कि दूसरा बंदा बोल रहा होता है, हम चुपचाप सुन रहे होते हैं, हम उसके लिए रिएक्ट ही नहीं करते, हम चुपचाप सह रहे होते हैं। बीच का पाथ है टू बी असर्टिव। Assertive is where you are being firm of what you believe, but साथ में you are respectful also. So as an employee, be assertive. Put forth your point firmly, but with respect. So ये employee को ये situation ऐसे handle करनी चाहिए। अब एक नेशनल ज्योग्राफिक में एक इंसिडेंट था जो अफ्रीका के जंगल का था, और वो चीज़ मुझे बहुत लाइक इमोशनली टच करी। एक लाइक मगरमच्छ रिवर में था और वो अपने शिकार की वेट कर रहा था। सुबह से भूखा था और उसे कोई शिकार भी नहीं मिला था। तभी वहाँ से एक हिरण का झुंड जाता है और वो देखता है कि उस झुंड में से कौन ऐसा जानवर है, कौन सा ऐसा हिरण है जिसको वो आसानी से पकड़ सकता है। तो एक बेबी हिरन होता है उसमें, जिसको वो सोचता है कि ये तो बहुत वनरेबल है, इसको तो मैं आसानी से पकड़ लूँगा। दूसरी तरफ उस हिरन की माँ ये सब कुछ देख रही होती है। तो जब वो मगरमच्छ उस हिरन के बच्चे की ओर जा रहा होता है, वो हिरन जो मदर होती है वो मगरमच्छ और हिरन के बच्चे के बीच में आ जाती है एंड मगरमच्छ हिरन की मदर का शिकार कर लेता है। दिस इज सेल्फलेस लव एंड दिस इज ओनली अ मदर कैन शो फॉर अ चाइल्ड और सैक्रिफाइस हर लाइफ फॉर अ चाइल्ड. This is a relationship which is like above all relationships. That is why they say. Now another thing that I would like to share here is a poem रिश्ते, जो कि अनुपम भार्गव की ओर से लिखा गया है। रिश्तों को सीमाओं में नहीं बांधा करते, उन्हें झूठी परिभाषाओं में नहीं ढाला करते। उड़ने दो उन्हें उन्मुक्त पंछियों की तरह, बहती हुई नदी की तरह। तलाश करें दो उन्हें तलाश करने दो इन्हें अपनी सीमाएं, खुद ही ढूंढ लेंगे उपमाएं। होने दो वही जो क्षण कहे, सीमा वही जो मन कहे. Now here I would like to share another incident with you. Now this is about a girlfriend and a boyfriend. They are going steady in a relationship and जो लड़की होती है उसको some hormonal problems हो जाती हैं जिसका वो इलाज करा रही होती है. And during the process of getting herself treated, she tends to put on a lot of weight. बट उसका बॉयफ्रेंड जो है इस बारे में कभी डिस्कस नहीं करता, ना इस इशू को छेड़ता है, बल्कि जब उसका वज़न बड़ा होता है उसी टाइम वो उसको मैरिज के लिए प्रपोज करता है. ये इंसिडेंट शेयर करने का मेरा ये पर्पस था कि इफ़ यू रियली केयर एंड इफ़ यू रियली लव एंड अंडरस्टैंड अ रिलेशनशिप, then you ignore the negative things and just concentrate on the positive things. कुछ साल जब बीत जाते हैं और वो हस्बैंड जो है वाइफ के साथ अपनी मैरिज की एल्बम देख रहा होता है तो वो कहता है अच्छा मैं नहीं जानता था कि तुम किसी टाइम पे इतनी प्लम्प थी, मुझे तो सिर्फ तुम्हारे क्यूट चीक्स नज़र आते थे. So this is how a healthy relationship sees
people around or loved ones around them. Now another parenting incident that I would like to share with you is of hovering or हेलीकॉप्टर पेरेंट, जिसको हम ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट भी कहते हैं. अब इसमें क्या होता है कि जब अगर बच्चा चलने शुरू होता है तो माँ उसके पीछे पीछे पकड़ पकड़ के उसको चल रही होती है कि बच्चा गिर ना जाए. और फिर जैसे वो बड़ा होता है, स्कूल जाता है, तो उसके सारे काम वो अच्छे से करने की कोशिश करती हो ताकि वो किसी मुसीबत में ना पड़े और सब कुछ उसके लिए बहुत अच्छे से मिल जाए. बट वो ये भूल जाती है कि द वर्ल्ड इज नॉट चाइल्ड प्रूफ. सो एज अ पेरेंट इट इज़ योर ड्यूटी टू मेक योर चाइल्ड वर्ल्ड प्रूफ. अब मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज ये होवरिंग पेरेंट्स के बच्चे आगे जाके बहुत दिक्कत फेस करते हैं. उन्हें पता ही नहीं होता सिचुएशंस को कैसे फेस करना है या किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है. तो बेस्ट वे ऑफ पेरेंटिंग इज to train your child to handle situations, to train your child to make positive decisions in any kind of problems. Now here I would like to share 4 lines with you. Relationships can walk with you for a mile. They might form to bring you a smile. But never fret if they don't last. Some relationships are not meant to. For each and everyone comes in your life for a purpose, teaches you an experience for a lifetime. Once the path is fulfilled, get ready for the next relation to build. अब यहाँ पे मैं आपके साथ ऑलरेडी 3 पिलर्स शेयर कर चुकी हूँ हेल्दी रिलेशनशिप्स के. मैं आपके साथ 4 हैबिट्स शेयर कर चुकी हूँ हेल्दी रिलेशनशिप्स के लिए. अब मैं आपके साथ 5 मिस्टेक्स शेयर करूँगी जो आपको रिलेशनशिप्स में नहीं करने चाहिए. अब वो 5 मिस्टेक्स क्या हैं? सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, रिलेशनशिप में आप क्या सोचते हैं? डिपेंडेंट रिलेशन होना चाहिए या इंडिपेंडेंट रिलेशन होना चाहिए? अब आप अपने कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताइए कि आप क्या बिलीव करते हैं कि आपके रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए. डिपेंडेंट होने चाहिए या इंडिपेंडेंट होने चाहिए? कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए और मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं और फिर मैं आपको उसका आंसर बताऊंगी. I'm waiting for you to comment in the box and give me the answer whether you think relationships should be dependent or they should be independent. What do you feel is the ideal way to handle a relation? I cannot see any answers. Dependent or independent? आप क्या सोचते हैं कि relations कैसे होने चाहिए? A dependent relation is where you are clingy, you are all the time wanting an assurance, you're all the time wanting कि मुझे दूसरे बोलें वेरी गुड, यू आर डूइंग अ गुड जॉब, दिस इज द वे इट इज टू बी डन. मतलब हर बार आपको वो तसल्ली चाहिए कि आप ठीक कर रहे हैं. और इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स वो हैं जहाँ इमोशंस जो हैं, इमोशनली आप टोटली किसी पे रिलाई नहीं करते. आप अपने तरीके से सब कर सकते हैं और आपको किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आती. आप अपने आप बड़े बखूबी से मैनेज कर सकते हैं. बट आइडियली फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप द पाथ इन बिटवीन इज द बेस्ट. सो वंदना महलावत, आपने सबसे सही आंसर दिया. लिटिल डिपेंडेंट बट मोस्टली इंडिपेंडेंट. इसलिए इसके लिए टर्म है इंटरडिपेंडेंसी. Interdependency is very important for a healthy relationship and a perfect thing. जब आपको खुद करनी है चीज़ें, आप खुद करिए. बट जहाँ आपको ज़रूरत है दूसरे व्यक्ति की, आप हेल्प दूसरे व्यक्ति की लेते हैं. उससे दूसरे व्यक्ति को भी महसूस होता है कि हाँ मेरी भी ज़रूरत है. इसलिए इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो मिस्टेक क्या है? नीदर बी टू डिपेंडेंट, नीदर बी टू इंडिपेंडेंट. Choose the midway path for a perfect and healthy relationship. दूसरा mistake which you should not make and be careful about, अपने relationship में देखिए whether it is an employee or a boss, whether it is a parent and a child, whether it is any relation के साथ, do you care or do you have control?
अगर आप केयर करते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे कि वो क्या चाहता है, वो किस तरीके से डिसीजंस लेना चाहता है, क्या चूज करना चाहता है, और फिर उसको उस तरीके और उस सिचुएशन के लिए आप पूरा मौका देंगे। मतलब फोकस उस व्यक्ति पे होगा। बट जहां आप कंट्रोल करते हैं वहां पे आप इस चीज पे फोकस करते हैं कि जो मैं चाहता हूं वो ये व्यक्ति करे, इसलिए ये व्यक्ति जो है मेरे डिसीजंस के हिसाब से अपना सारा डिसीजन फॉर्म कर सके करे, चाहे वो उसको इमोशनली ब्लैकमेल करके करो, चाहे उसके ऊपर प्रेशर डाल के करो, चाहे उसको अग्रेसिवली करवाओ, वो कंट्रोल को ऐसे अपने निभाता है। तो यहां पे फोकस वो अपने ऊपर कर रहा होता है, दूसरे व्यक्ति पे नहीं। थर्ड मिस्टेक, 3 टर्म्स हैं जो हमें रिलेशनशिप में कभी नहीं यूज करने। शुड, ought, must. You should have done this. You ought to have said this. You must not behave like this. Should, ought, must जहां पे आते हैं वहां पे हम इनडायरेक्टली उन व्यक्तियों को या उस व्यक्ति को ये जतला रहे हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो मानो, एंड इफ यू आर नॉट लिसनिंग टू व्हाट आई से देन इट्स नॉट ओके। Fourth mistake that you are not supposed to make is criticism. Criticism, तुम लेजी हो, तुम ये कर नहीं सकती, दूसरों को देखो क्या कर रही हो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है, things like that. Criticism kills a relationship. So criticism is the last thing that you need to do in a relationship. Criticism की वजह से क्या होगा? Either वो बंदा अटैक करेगा या वो बंदा अपने आप को डिफेंड करेगा, नहीं तो द पर्सन विल शट डाउन। शट डाउन मीन्स कंप्लीटली स्टॉप इंटरैक्टिंग और इवन रिएक्टिंग टू व्हाट यू आर सेइंग। फिफ्थ एंड द फाइनल मिस्टेक that you should never ever think of doing is, in fact do it the other way round. हम दूसरे लोगों पे फोकस करते हैं कि उनकी फॉल्ट क्या है, हम इस पे फोकस करते हैं कि हमने उनको कंट्रोल करना है, हम इस पे फोकस करते हैं कि हमको उनको चेंज करना है, बट उसके बजाय जस्ट टर्न द थिंग अदर वे राउंड। इफ वी आर पॉइंटिंग फिंगर्स, रिमेंबर एक फिंगर अगर दूसरी तरफ पॉइंट करती है तो 4 फिंगर्स हमारी तरफ पॉइंट करती हैं। सो इसलिए हमें याद रखना है कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर फॉल्ट्स इन अदर्स, वी हैव टू जस्ट पीप इनसाइड अस एंड ट्राई टू चेंज आवरसेल्व्स, बिकॉज ये चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं और ये चीज़ हम इम्प्रूव करके अपने रिलेशनशिप्स को बेटर कर सकते हैं। So ultimately all this helps in forming good relations. अगर आपको लगता है मैं हर तरीके से पॉजिटिव हूँ, हर तरीके से अच्छा कर रही हूँ, फिर भी मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, फिर भी मुझे दूसरे बंदे से पॉजिटिविटी नहीं मिलती, यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि बहुत टाइम क्या हम सबके साथ ये होता है कि हम अच्छा बनते हैं, अच्छी चीज़ें करते हैं, बट दूसरे ओर से हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता। बट उसमें क्या है, द फॉल्ट डजंट lie with you, the fault lies with the other person. It is you are not doing your best is not the question. The question is the other person is not finding you good because probably he is or she is jealous of you. So you have to remember, all of us face these situations where we cannot please everyone. It is impossible to please everyone. You have to remember that you are not an ice cream. Ice cream is the only thing that pleases and makes everyone happy. We as human beings are not capable of doing that. So all of us have people who like us and we still have people who do not like us. Now अगर इस ग्रुप में आदमी हैं जो देख रहे हैं इस सेशन को और अगर ये सोचते हैं कि मैनेज रिलेशनशिप्स में मैं ये समझाऊंगी कि औरतों को समझना कैसे है वो मैं समझाऊंगी. So let me tell you, dear friends, if you understand why a round pizza is kept in a square box and eaten as a triangle, you will understand a woman. So with this, I would say remain happy, remain healthy, remain safe, and have lovely relationships around you. So if you have any questions to shoot,
Please shoot them right now, and I'm like ready to answer them. You're most welcome to put in your queries so that I can share the answers with you. So I hope this session is fruitful, and you people can take back certain amount of tips home with you and put it in your daily life, practice them. Yes, pizza makes everyone happy. That's true. And so does ice cream. But we have to remember, as humans, it is not possible to make everyone happy. So, yes, spread positivity, be happy, make people around you happy, make your loved ones happy. And that is how you will experience happiness yourself. How to handle criticism? Like I will tell you, I generally share in sessions one incident or an example. I will share it with you. अगर मेरे एक हाथ में कॉइन है और एक हाथ में रुपी है, और मैं उसको दोनों को ज़मीन पे फेंकने की सोचूं, तो क्या चीज़ ज़्यादा शोर मचाएगी? Naturally, a coin will make more noise. The note won't. दोनों ही फॉर्म ऑफ करेंसी हैं, बट द वैल्यू ऑफ अ कॉइन इज मच लेस दैन द वैल्यू ऑफ नोट. सो क्या होता है, कई बारी हम इतने सुपीरियर चीज़ें कर रहे होते हैं, इतनी अच्छी चीज़ें कर रहे होते हैं कि पीपल अराउंड अस आर इन ऑ ऑफ अस, दे लाइक अस, दे अप्रिशिएट अस, दे रिस्पेक्ट अस. उसकी वजह से जो दूसरे लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, दे आर जेलस ऑफ अस, और बिकॉज दे आर जेलस दे वांट टू पुल अस डाउन, एंड दैट इज व्हाई दे क्रिटिसाइज अस. So at times, take criticism as a positive thing and pat yourself on the back कि आप उस position पे पहुंच सके हो कि people are envious of you or jealous of you. That means you are on the right path. उस time आपको पीछे नहीं हटना, आपको आगे बढ़ना, because probably you are just a few steps away from your success and you don't realize it. You only realize it when you achieve success. So don't let these things dishearten you. If it is in a relationship that you are facing criticism, try and understand the person, why the other person is upset with you. अगर वो टेम्पररी चीज़ हुई है, अभी से क्रिटिसिज्म है, पहले नहीं थी, यू शुड सिट डाउन एंड टॉक टू द पर्सन व्हाट हैज़ हैपेंड रॉन्ग, वेयर थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग, बट सॉफ्टली, पोलाइटली एंड विद रिस्पेक्ट, so that things can be sorted and you can put your life on track again. So relationships में अगर है, इस चीज़ को समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता. जहाँ पे तो कंपैरिजन और कंपटीशन है, वहाँ पे समझ आता है कि क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है. जहाँ पे कंपटीशन नहीं है बट क्रिटिसिज्म है, प्रॉबेबली हमने कोई गलती की, हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए हम परेशान हैं. सो ओके, give the other person a benefit of doubt, give the other person a chance to explain oneself and tell you where the fault lies. Yeah, at times have this thing of putting yourself in the other person's shoe कि अगर आप उस situation में होते तो आप क्या करते. Generally अगर आप दूसरे की shoes में डाल के अपने आप को देखते हैं, दूसरों की situation में डाल के अपने आप को देखते हैं, तो आपको काफ़ी हद तक आंसर मिल जाता है. What else? Efforts or relationships not getting better, what to do? In spite of all your efforts, if the relationship is not getting better, I would like you to inbox me what relationship it is, so that accordingly I can explain to you, because I would like certain details about it further to be able to tell you exactly. Yes, one thing I would like to tell you, Rinki, that a person जिसका जैसा नेचर होता है, उसका नेचर वैसा हमेशा होता है सबके लिए. So if you say that if there's once a cheater and is always a cheater in relations, you are quite right to that extent, and you have to be a little cautious in that. You can get carried away because probably you are attached, but you have to detach and think logically, because
ये ना हो कि सेकेंड टाइम इफ अगेन यू आर चीटेड देन यू फील सॉरी फॉर योर सेल्फ फॉर बिहेविंग सो स्टूपिडली. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड जिसका जो कैरेक्टर है, जिसका जो नेचर है, वो कभी भी नहीं बदलता. पहले लाइक वो लोगों के साथ होता है, फिर वो घर वालों के साथ होता है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन साइकोलॉजी वेरी वेल टू बी एबल टू हैंडल दैट सिचुएशन. ट्रस्ट इश्यूज को आप ऐसे लाइक हैंडल कर सकते हैं. पहले अपने आप से पूछिए कि आपने 100% उस रिलेशनशिप में दिया है. अगर आपने 100% उस रिलेशनशिप में दिया है तो फिर मतलब ही नहीं कि वो रिलेशनशिप आपको ट्रस्ट ना करे या आप उस रिलेशनशिप को ट्रस्ट ना कर सको. व्हेन देयर इज अ हेल्दी fruitful relationship between people, then there is no scope for not having trust. Trust and faith are the two most important pillars of a relationship. जहां आप trust और faith को question कर रहे हो, that means that there is something wrong in the relationship. That should be the first bell to ring into your mind. कि क्यों हो रहा है ऐसे कि मुझे question करना पड़ रहा है. अब यहाँ पे अगेन द ट्रस्ट इशू डिपेंड्स ऑन व्हाट रिलेशनशिप आर यू टॉकिंग अबाउट. अ रिलेशन विद अ फ्रेंड, अ रिलेशन विद अ स्पाउस, अ रिलेशन विद अ रिलेटिव. किस रिलेशन की आप बात कर रहे हैं उस पे भी इंटेंसिटी डिपेंड करती है. सो एनी फर्दर क्वेश्चंस इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क, आई विल बी वेरी happy to answer, or otherwise you can leave it in the comment box. I will see it later and I will surely answer to that. And the person who wanted further details about the question, I would request the person to inbox the details of the relation so that I can explain to you better. So thank you very much. I really enjoyed taking this session with you all, and I hope you found this session fruitful as well. So bye-bye for now. Take care, remain healthy, remain safe, and always remain happy, because smile is the most beautiful accessory that God has given. There is no other accessory that makes you more pretty or more beautiful. So bye-bye. Take care.